यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले उसके हिसाब से होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आसान चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 मार्क से कम नहीं आएगा। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम हमारे एग्जाम के लिए या कैरियर के लिए 10 मार्क सिक्योर करते हैं। तो ठीक है, सबसे आसान चैप्टर अगर अकाउंट्स में कुछ होता है तो वो हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। देखो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो मान लो मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है, तो उसके लिए मेरे पास दो रास्ता है। मुझे मेरा बिजनेस को ग्रो करना है, उसके लिए मेरे पास दो रास्ता है। वे नंबर 1, आई हैव टू ओपन मोर एंड मोर डिपार्टमेंट्स। वे नंबर 2, I will create more and more branches. Now the question is, what is the difference between departments and branch? If you will segregate your business on the basis of a product and on the basis of a service, then it will be called as department. For example, suppose presently I am dealing with TV. Suppose presently I am dealing with TV, but I want to grow my business by the way dealing a new product, that is mobile. In this case, I have to create a new department. The elder one is TV department and the new will be called as mobile department. The way number 2 is I have to create branches. Suppose, for example, suppose presently I am working at Bhubaneswar. I want to grow my business, so I have to open new branches at Kolkata, at Mumbai, at Delhi, etc. तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, या तो मोर एंड मोर डिपार्टमेंट बनाओ, नहीं तो मोर एंड मोर ब्रांचेस खोलो। नाउ द क्वेश्चन इज, आप बोलेंगे सर हम डिपार्टमेंट बनाएंगे या ब्रांच ओपन करेंगे, अकाउंट्स के साथ इसका क्या लेना देना है? तो ठीक है बेटा, अकाउंट्स के साथ इसका लेना देना है। कैसे? देखो, मान लो कि मैं एक डिपार्टमेंट बना दिया, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या ये जो मेरा नया डिपार्टमेंट मैंने खोला, वो डिपार्टमेंट मुझे प्रॉफिट दे रहा है या नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए उसका अकाउंट्स अलग से बनाना पड़ेगा। मान लो कि मैंने एक नया ब्रांचेस खोल दिया, तो मुझे यही जानना पड़ेगा कि ये जो नया ब्रांचेस मैंने खोला, क्या वो ब्रांचेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो इसके लिए मुझे ब्रांच का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। इसका मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम बनाएंगे, फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंट्स बनाएंगे। प्रोसीजर तो लगभग सेम होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा फॉर्मेट में, हम उसको जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स सीखेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बाद हम ब्रांच अकाउंट्स भी सीखेंगे। तो डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच साइमल्टेनियस चलेगा, मतलब डिपार्टमेंटल चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने ब्रांच शुरू कर दूंगा और ब्रांच चैप्टर को भी खत्म कर दूंगा। तो चलिए लिखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले आप आरो देख लिखिए, व्हाट इज डिपार्टमेंट। तो लिखो व्हाट इज डिपार्टमेंट। लिखो डिपार्टमेंट मीन्स component oblique segment of a business. Department means component oblique segment of business which are
associated with different risk and reward. To expand business, बोलो, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास कितना तरीका था, कितना रास्ता था? 2. To expand business we have 2 way. Number A, create departments. नंबर 1, क्रिएट डिपार्टमेंट्स। बोलो, अगर मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा तो न्यू एरिया में बिजनेस करूंगा या न्यू प्रोडक्ट डील करूंगा? बोलो, अगर मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा तो न्यू एरिया को मैं नहीं जा पाऊंगा, न्यू प्रोडक्ट डील करूंगा। तो डिपार्टमेंट हम बनाएंगे, इसका मतलब डील्स विथ न्यू प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस। चलो, नया नया प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दो, नया नया सर्विस देना शुरू कर दो, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दो। पॉइंट नंबर बी क्या होगा? क्रिएट ब्रांचेस। बोलो, अगर मैं ब्रांच क्रिएट करूंगा तो नए प्रोडक्ट को मूव करूंगा या नए एरिया को मूव करूंगा? इसका मतलब ऑपरेट इन न्यू लोकेशन। अगर तुम्हारा बिजनेस को तुम सेग्रीगेट करोगे प्रोडक्ट वाइज, दैट विल बी कॉल्ड एज डिपार्टमेंट। अगर तुम तुम्हारा बिजनेस को सेग्रीगेट करोगे लोकेशन वाइज या एरिया वाइज, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रांच। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस वाइज segregation is called as department. Product wise segregation is called as department, but area wise segregation is called as branch. एरिया वाइज सेग्रीगेशन तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर ये डिपार्टमेंट के लिए हम अकाउंट्स क्यों बनाएंगे, ये ब्रांच के लिए हम अकाउंट्स क्यों बनाएंगे? बेटा, इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर तुम डिपार्टमेंट बनाओगे तो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर रहेगा, तो उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए तुम्हें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम ब्रांच बनाओगे तो ब्रांच के लिए एक मैनेजर रहेगा, उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए तुम्हें ब्रांच का प्रॉफिट और ब्रांच का लॉस देखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें ब्रांच अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जनरल बात है। ठीक है, चलो कुछ थियोरेटिकल समझते हैं, फिर उसके बाद उसको हम नोट्स करेंगे, मतलब लिखेंगे। देखो, मान लो ये हमारा कंपनी, इसका एक नाम दे देते हैं हम XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड 2 प्रोडक्ट को डील कर रहा है। क्या? कितना प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। एक होता है टीवी और एक होता है मोबाइल। दिस इज योर टीवी डिपार्टमेंट, दिस इज योर मोबाइल डिपार्टमेंट। पर प्रैक्टिकली सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कोशिश करो, ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो ये चैप्टर इतना आसान नहीं होगा।
ठीक है। चलो, एक रहा मेरा टीवी डिपार्टमेंट और एक मेरे सामने मोबाइल डिपार्टमेंट। ओके ओके, देखो तुम बोलो, क्या हम टीवी और मोबाइल एक साथ खरीदेंगे? नहीं, टीवी का सेपरेट परचेज होगा, मोबाइल का सेपरेट परचेज होगा। ठीक है। क्या दोनों का स्टॉक एक साथ रहेगा? नहीं, टीवी का स्टॉक अलग होगा, मोबाइल का स्टॉक अलग होगा। ठीक है। बोलो, जो सुपरवाइजर या वॉचमैन रहेगा, क्योंकि ये एक प्रीमिसेस में होगा, दो डिपार्टमेंट, टीवी डिपार्टमेंट, मोबाइल डिपार्टमेंट क्या अलग अलग प्रीमिसेस में होगा? नहीं, अलग अलग प्रीमिसेस में नहीं हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट हमेशा एक प्रीमिसेस में होता है। चलो अब बोलेंगे सर एग्जांपल दे दीजिए, बिग बाजार को सोचो, बिग बाजार में कई सारे डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन एक बिल्डिंग में सब डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो जो सुपरवाइजर होगा और जो वॉचमैन होगा वो एक ही तो रहेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो दो बिल्डिंग के लिए आएगा या डिपार्टमेंट के लिए आएगा? बिल्डिंग के लिए। इसका मतलब कुछ खर्चा स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के लिए रहेगा और कुछ खर्चा स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के लिए नहीं रहेगा, वो कॉमन रहेगा। तो बोलो, ये मेरा टीवी डिपार्टमेंट का अकाउंट्स, ये मेरा मोबाइल डिपार्टमेंट का अकाउंट्स, तुम्हें ट्रेडिंग पीएल तो बनाना आता है? बोलो ये सर नो। हाँ सर। तो जैसे तुम्हें ट्रेडिंग पीएल बनाता था, वैसे टीवी डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएल बनेगा, मोबाइल डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएल बनेगा। लेकिन बात यही है कि जो खर्चा टीवी डिपार्टमेंट के लिए एक्सक्लूसिव, वो टीवी को डेबिट होगा, जो मोबाइल के लिए एक्सक्लूसिव वो मोबाइल को डेबिट होगा, जो टीवी डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव इनकम वो टीवी को क्रेडिट होगा, जो मोबाइल डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव इनकम वो मोबाइल को क्रेडिट होगा। लेकिन जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उसको हम एलोकेशन करेंगे। क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। मतलब एक सुइटेबल बेसिस में हम कुछ टीवी को चार्ज करेंगे, हम कुछ मोबाइल को चार्ज करेंगे, बस फिर बन जाएगा हमारा टीवी डिपार्टमेंट का अकाउंट्स, मोबाइल डिपार्टमेंट का अकाउंट्स। बात इतना ही है। समझ में आया? क्या करोगे इस चैप्टर में? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। लिखो, इसको कॉपी करना दरकार नहीं। ठीक है। चलो लिखो, इन दिस चैप्टर we have to prepare the following accounts। हम इस चैप्टर में ये फॉलोइंग अकाउंट्स बनाएंगे। क्या? पहला पॉइंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंटल वाइज। मतलब टीवी का अलग, रेडियो का अलग, मोबाइल का अलग, डिपार्टमेंटल वाइज हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे। फिर कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट हम बनाएंगे। आप बोलेंगे सर ये कंसोलिडेटेड पीएल क्या होता है? जब मैं सिखाऊंगा कंसोलिडेटेड पीएल तब बताऊंगा कि कंसोलिडेटेड पीएल क्या होता है। फिर बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट कंपनी वाइज बनेगा, डिपार्टमेंटल वाइज बैलेंस शीट नहीं बनेगा। कंसोलिडेटेड पीएल का मतलब, कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी का, अलग अलग क्या? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। तो पहले हम सीखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कंसोलिडेटेड पीएल। बैलेंस शीट तो हमें बनाना आता है क्योंकि बचपन से हम बैलेंस शीट बनाते। चलो लिखो, हाउ टू प्रिपेयर
ट्रेडिंग and PL accounts departmental wise. How to prepare trading and PL accounts departmental wise, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। लिखो द फॉलोइंग पॉइंट्स इज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिलेवेंट। जो प्रोसीजर या टेक्निक्स में समझा बताऊंगा वही प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना है। बोलो, अगर एक आइटम एक डिपार्टमेंट के लिए, अगर एक आइटम एक ही डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका डेबिट या उसका क्रेडिट वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को होगा। जैसे कि टीवी का परचेज टीवी डिपार्टमेंट को डेबिट होगा, टीवी का सेल टीवी डिपार्टमेंट को क्रेडिट होगा, मोबाइल का परचेज मोबाइल डिपार्टमेंट को डेबिट होगा, मोबाइल का सेल मोबाइल डिपार्टमेंट को क्रेडिट होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो लिखो अन आइटम ऑफ इनकम पब्लिक expenses which are exclusively for a department should be debited, should be recorded directly for that डिपार्टमेंट। ये आपको पता है कि इनकम क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होगा। बोलो, अगर कॉमन आइटम होगा तो हम दो डिपार्टमेंट या जितना भी डिपार्टमेंट है उसके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आप बोलेंगे सर कैसे? एक सुइटेबल या लॉजिकल रेशियो। तो लिखो अन आइटम of expenditure public income which are common for all department should be apportioned between all concerned department by a logical basis। देखो, कुछ आइटम ऐसे है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए एक लॉजिकल बेसिस ढूंढना पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या आइटम है? मान लो ये मेरा कंपनी, यहाँ पे मेरा टीवी डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पे मेरा रेडियो मोबाइल डिपार्टमेंट है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए एक ही कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब कस्टमर सर्विस फैसिलिटी एक ही है। वहाँ पे एक ही टेलीफोन लगा हुआ है, लैंडलाइन। टीवी डिपार्टमेंट का कॉल भी वही टेलीफोन को आता है, मोबाइल डिपार्टमेंट का कॉल भी वही टेलीफोन को आता है। जो फोन का बिल मान लो वो 2000 रुपीज। आप बोलेंगे सर आप कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, कितना कॉल टीवी के लिए आता है, कितना कॉल मोबाइल के लिए आता है, फिर कॉल बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो उस टाइम पे हमें एक आदमी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड करेगा कितना कॉल टीवी का आया, कितना कॉल मोबाइल का आया। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये नेग्लिजिबल आइटम, मतलब इमेटेरियल आइटम, इसको
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने के वक्त इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। इसको हम कॉर्पोरेट आइटम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट आइटम्स, मतलब एक कंपनी का खर्चा। जब कंसोलिडेटेड पीएल हम बनाएंगे उसको कब कंसीडर करेंगे और भी इग्नोर करेंगे। लिखो पॉइंट नंबर सी, देयर में बी some other items which cannot be, ब्रैकेट में लिखो, डिफिकल्टी। अगर हम एलोकेशन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। which cannot be apportioned between departments. Such items will be ignored while preparing. Such items will be ignored while preparing departmental accounts. Sorry, departmental trading and PL accounts. But such items will be considered. But such item will be considered at the time of preparing consolidated PL. जब हम consolidated PL बनाएंगे वो आइटम को हम कंसिडर कर देंगे। ठीक है, ओके चलो अब बोलेंगे सर अब जो पॉइंट नंबर बी में बोल दिए कि जो कॉमन आइटम होगा उसका हम डिपार्टमेंट के बीच में अपोर्शन करेंगे एक लॉजिकल रेशियो में। वो लॉजिकल रेशियो क्या होता है, किसको हम लॉजिकल रेशियो मानेंगे? तो लिखो, एक नोट दे के लिखो, द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड आज लॉजिकल रेशियो। हम इसी को ही लॉजिकल रेशियो समझेंगे। तो ठीक है चलो, आइटम्स लॉजिकल बेसिस। बोलो, मैंने आइटम में डाल दिया कि रेंट। आप बताइए रेंट के लिए लॉजिकल बेसिस क्या होगा? आप बोलेंगे सर रेंट के लिए लॉजिकल बेसिस होगा फ्लोर एरिया ऑब्लिक स्क्वायर फुट। ठीक है चलो, फिर मैंने आइटम में डाल दिया लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए लॉजिकल बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है तो एरिया आ जाएगा। फिर मैंने बोल दिया कि इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट, उसके लिए लॉजिकल बेसिस होगा वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, वही वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। पावर, हॉर्स पावर ओब्लिक किलोवाट। बोलो पावर के लिए क्या होगा? एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, नहीं तो किलोवाट। फिर बोलो कैंटीन
and वेलफेयर एक्सपेंसेस। जो कैंटीन होगा, सारे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जाके कैंटीन में खाना खाएंगे। जो वेलफेयर मतलब फर्स्ट एड सर्विस डिपार्टमेंट होगा, सारे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का फर्स्ट एड सर्विस वहीं पे मिलेगा। तो जो भी कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस होगा उसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से बांट देंगे। तो क्या होगा, बेसिस नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैरेज इनवर्ड का बेसिस होगा परचेज। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट वेजेस, कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम का सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी, टाइम, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, अदर आइटम्स एनी लॉजिकल बेसिस। जो भी अदर आइटम रहा वो एनी लॉजिकल बेसिस में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। अब बोलेंगे सर हमें तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिए। हाँ, मैंने दे दिया नॉलेज थ्योरेटिकल। अब बोलेंगे सर अभी एक काम कीजिए, एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल का एक फॉर्मेट दे दीजिए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। चलो, ट्रेडिंग एंड पीएल हम दो डिपार्टमेंट के लिए बनाएंगे। ये यूजुअल फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड पीएल का। पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट ए का, ये डिपार्टमेंट बी का, ये भी ए का, ये भी बी का। डेबिट में एक्सपेंसेस आएगा, क्रेडिट में इनकम्स आएगा, ये कॉमन बात है। ओपनिंग स्टॉक लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस भी आ सकता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू रेंट, टू सैलरी, टू डेप्रिसिएशन,
to insurance, etc. to net profit. बस यही था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट। एक काम करो, जितना भी मैंने अभी समझाया उसको एक बार क्विक रिवीजन करो 2 मिनट में या 4-5 मिनट में, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसका क्विक रिवीजन लगा। हाँ, वीडियो को पॉज करो, फिर क्विक रिवीजन करो, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, डिपार्टमेंटल का इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। From the following particulars given by measures tin and toy, prepare a departmental trading and profit and loss account for their two department tin and toy. tin and toy दो डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट का हम अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 के लिए ओपनिंग स्टॉक टॉय का 5000, टिन का 15000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड टिन का 36,000, स्टोर्स कंज्यूम्ड 9,000, वेजेस टॉय का, टिन का, एडवर्टाइजमेंट पैकिंग एक्सपेंसेस ओनली टॉय के लिए, अदर एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट का, बिल्डिंग का, सेल्स टिन का, टॉय का, क्लोजिंग स्टॉक टिन का भी, टॉय का भी दिया हुआ है। ओके, you are also given the additional information. Toy are made of end bit of sheets of raw material used by tin department. tin department जो raw material यूज करते हैं उसका कुछ एंड मतलब वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज से हम टॉय बनाते हैं। The value of such material used during the year by toy department was 2000. मतलब कितना वेस्टेज आया था टिन डिपार्टमेंट से? 2000 का। तो 2000 का कौन सा डिपार्टमेंट यूज किया? टॉय डिपार्टमेंट। टॉय मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, मतलब जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो टिन डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, टॉय डिपार्टमेंट के लिए कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं चाहिए। ओनली, फिर क्या बोला? ओनली 1/8 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय टॉय डिपार्टमेंट। इसका मतलब जो भी एरिया है उसको 8 भाग बनाओ, 1/8 एरिया किसका? टॉय का। तो 7/8 किसका? टिन का। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। होप सो आपके पास मैट होगा, मैट नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट तो नहीं हो पाएगा, जो लोग डीएस वर्चुअल में इस क्लास को देख रहे हो उन लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग यूट्यूब में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है, देखो अगर स्क्रीनशॉट हो रहा है तो ले लो, नहीं हो रहा है तो मत ले लो। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन 1 का हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स ऑफ टिन एंड टॉय। ट्रेडिंग trading and PL accounts of tin and toy department.
पर्टिकुलर, टिन का, टॉय का, टिन का, टॉय का। बोलो। टू ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये जो भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। बोलो टू ओपनिंग स्टॉक कितना? टीन का 15,000, टॉय का 5,000। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बोलो टीन कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया था? 36,000, लेकिन एडजस्टमेंट में यही बोला था कि 2,000 का रॉ मटेरियल टॉय डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब टीन को डेबिट होगा 34,000, टॉय को डेबिट होगा 2,000। 34,000, 2,000। टू स्टोर्स, देखो स्टोर्स कितना, स्टोर्स कंज्यूम्ड 9,000, स्टोर्स कंज्यूम्ड कितना? 9,000। स्टोर्स कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल के हिसाब से अपॉर्चुनमेंट होगा तो रॉ मटेरियल रेशियो कितना? 34:2, क्योंकि 34,000 रॉ मटेरियल टीन कंज्यूम किया था, 2,000 रॉ मटेरियल टॉय कंज्यूम किया था, तो 34:2 में इसको अपॉर्चुनमेंट करो। थर्टी फोर इस टू टू में 9,000 को 34:2 रेशियो में अपॉर्चुनमेंट करो। 8,500, 500, 2 wages, 6,000, 3,000। Buy sales, 90,000, 18,000। Buy closing stock, 12,000, 6,000। Buy closing stock, एक मिनट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना? 38,500, 13,500, तो लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट 38,500 और 13,500, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500, 13,500। अब लिखो जो पीएल का आइटम्स, टू पैकिंग, पैकिंग ओनली टॉय का 600, तो एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सेल्स 90:18, तो 90:18। बोलो 90:18 करोगे तो 1250, 250 आएगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस को हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। जो अगर तुम ऐसा अजम्पशन लोगे कि ऑफिस एक्सपेंसेस को तुम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एक सुइटेबल नोट्स देना पड़ेगा। तो अज्यूम सेल्स रेशियो वही 19:18, 4,800। देन
to depreciation. डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, बोलो इक्विपमेंट टॉय के लिए यूज नहीं होता है, जो भी इक्विपमेंट है वो टीन के लिए यूज होता है, तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का ओनली टीन को जाएगा। बिल्डिंग का 7:1 रेशियो में, क्योंकि 1/8 टॉय डिपार्टमेंट लिया था, 7/8 टीन डिपार्टमेंट लिया था, तो 7:1 रेशियो में बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन को एलोकेशन करो। 1400 200 ग्रॉस प्रॉफिट तो है। अब देखो टू नेट प्रॉफिट, बोलो नेट प्रॉफिट 28,650 11,650, बस 28,650 11,650 is the डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ में आया? बोले सर नो, यस सर। अब एक काम करो, इल्यूस्ट्रेशन 2 फटाफट रीड करो। फटाफट इल्यूस्ट्रेशन 2 रीड करो। खुद रीड करो इल्यूस्ट्रेशन 2। The trading and profit and loss account of radio and gramophone equipment company for 6 months year ended 31st March 2008 is presented to you in the following form. रेडियो एंड ग्रामोफोन इक्विपमेंट कंपनी का 6 महीने का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया हुआ है। क्या हो रहा है इसका? करो रीड करो। परचेज रेडियो का, ग्रामोफोन का। स्पेयर पार्ट फॉर सर्विसिंग, मतलब 3 डिपार्टमेंट है, रेडियो डिपार्टमेंट जो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ग्रामोफोन डिपार्टमेंट जो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट बी, और एक डिपार्टमेंट है जो स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग के नाम पे, तो उसका भी परचेज है इतना। सैलरी एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉफिट, ओ माय गॉड, सेल्स दिया हुआ है रेडियो का, ग्रामोफोन का, सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब का, क्लोजिंग स्टॉक रेडियो का, ग्रामोफोन का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखो। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ 3 डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेडियो एंड ग्रामोफोन आर सोल्ड एट शोरूम। ठीक है, रेडियो एंड ग्रामोफोन शोरूम में सेल हो रहा है, सर्विसिंग रिपेयर हो रहा है वर्कशॉप में। ठीक है, मतलब जो भी शोरूम का खर्चा आएगा वो रेडियो एंड ग्रामोफोन डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो खर्चा आएगा सर्विसिंग वर्कशॉप में, वो सीधा का सीधा चार्ज हो जाएगा सर्विसिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला कि सैलरी एंड वेजेस कंपेरेजन आर फॉलोज। शोरूम के लिए 3/4, वर्कशॉप के लिए 1/4। वर्कशॉप में तो सर्विसिंग डिपार्टमेंट, लेकिन शोरूम में 2 डिपार्टमेंट, रेडियो एंड ग्रामोफोन। फिर बोला इट वाज डिसाइडेड टू अलोकेट शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन
the department A and B, the workshop rent is 500 per month. The rent of the showroom is to be divided equally between the department A and B. फिर बोला कि sundry expenses are to be allocated on the basis of turnover of each department. ओके चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. इलस्ट्रेशन 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं. बोलो कितना डिपार्टमेंट क्वेश्चन में? 3 डिपार्टमेंट. कितने डिपार्टमेंट? 3 डिपार्टमेंट है. रेडियो, ग्रामफोन, सर्विस. लिखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग and PL accounts. A B C A B C. बोलो टू ओपनिंग स्टॉक 1,47,00, 90,600, 64,400. टू परचेज अच्छा आई एम सॉरी ओपनिंग स्टॉक है नहीं. ये जो अमाउंट मैंने लिखा ये परचेज का. टू वेजेस इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाएंगे. ठीक है ओके. बाय सेल्स देखो सेल्स कितना 1,50,000 1,25,000. by closing stock 60,100, 20,300, 44,600. चलो एक काम करते हैं. देखो सैलरी एंड वेजेस कितना 48,000. फिर क्या बोला सैलरी एंड वेजेस शोरूम का 3/4 वर्कशॉप का 1/4. देखो वर्कशॉप में जो भी खर्चा होगा सैलरी एंड वेजेस के एक रूप में वो सैलरी नहीं होगा वो वेजेस हो जाएगा. क्योंकि वर्कशॉप में क्या वर्कर्स काम करते हैं लेकिन शोरूम में एम्प्लॉय काम करते हैं तो इसीलिए इसको सैलरी एंड वेजेस बोला. अब बोलेंगे सर सैलरी एंड वेजेस तो जनरली पीएल को जाना चाहिए. नहीं ये सैलरी एंड वेजेस क्यों लिखा हुआ है ना ये कुछ सैलरी शोरूम का और कुछ सैलरी वर्कशॉप का. तो हमें यही अजम मान लेते हैं कि जो वर्कशॉप का सैलरी वो हमारे लिए सैलरी नहीं होगा वो वेजेस. इसीलिए तो सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है ना. तो अमाउंट relevant to workshop will be called as wages and amount relevant to showroom will be called as salary. चलो
इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट फॉर सैलरी एंड वेजेस। चलो बोलो, सैलरी एंड वेजेस कितना? 48,000। लिखो सैलरी एंड वेजेस 48,000। इसका दो हिस्सा है, शोरूम का कितना 3/4, वर्कशॉप का 1/4। जो वर्कशॉप का सैलरी होगा कितना 1/4 12,000, दिस विल बी वेजेस। ये जो शोरूम का सैलरी एंड वेजेस 3/4 कितना आ रहा है बोलो 36,000, ये तुम्हारे लिए सैलरी। फिर इसको दो डिपार्टमेंट को चार्ज करोगे, ए को बी को, आधा आधा नहीं 1/3 2/3 के हिसाब से। क्वेश्चन पढ़ो, सैलरी एंड वेजेस हो गया 3414 हो गया, फिर 1:2 बिटवीन ए एंड बी। ए का कितना आएगा 36,000 इंटू 1/3 12,000। बी का कितना आएगा 36,000 इंटू 2/3 24,000। तो वेजेस 12,000 सी का, और कुछ नहीं। टू ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ए का ग्रॉस प्रॉफिट 69,400, बी का ग्रॉस प्रॉफिट 29,700, सी का ग्रॉस लॉस आ रहा है, सी का ग्रॉस लॉस आ रहा है कितना 6,800। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 69,400 29,700 टू ग्रॉस लॉस 6,800। अब बोलो टू सैलरी, ए का आएगा 12,000, अभी अभी वर्किंग नोट में मैंने समझाया था। बी का आएगा 24,000, सी के लिए नहीं क्योंकि सी का जो पोर्शन था वो वेजेस हो गया। ओके, टू रेंट, चलो रेंट का एडजस्टमेंट देखो, द वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ। तो वर्कशॉप का मतलब सी का 500 पर मंथ 6 मंथ के लिए अकाउंट्स हो रहा है, तो सी का रेंट हो जाएगा 3,000। क्यों 500 इंटू 6 मंथ, 6 मंथ का अकाउंट्स हो रहा है ना। चलो बाकी ए बी का रेंट देखो, द रेंट ऑफ शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, चलो टोटल रेंट कितना देखो, टोटल रेंट तुम्हारा 10,800, 10,800 से 3,000 चला गया सी का, और कितना बचा 10,800 से 3,000 मतलब 7,800। तो 7,800 को इक्वली 3900 3900। ठीक है, चलो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, सन्ड्री एक्सपेंसेस तुम्हारा 11,000। इसके लिए कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, देखना पड़ेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे तुम सन्ड्री एक्सपेंसेस को एलोकेट करोगे। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस तुम्हारा
11,000, ये तीनों को चार्ज होगा, ए को बी को सी को, ए बी सी, ए का टर्नओवर कितना, अच्छा कौन सा रेशियो में, 150:100:25, इस रेशियो में। ए का आएगा 6,000, बी का 4,000, सी का 1,000। $6,000, 4,000, 1,000। अब देखो टू नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,500, डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,500, डिपार्टमेंट बी का नेट प्रॉफिट नहीं है, डिपार्टमेंट सी का भी नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट लॉस आ रहा है डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का। डिपार्टमेंट बी का लॉस आ रहा है 2200, सी का आ रहा है 10,800। बस यही था तुम्हारा इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। जरा 1 मिनट रिवाइज करो इलस्ट्रेशन 1 को, इलस्ट्रेशन 2 को भी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अगर प्रॉपरली रिवीजन करोगे तो हम भी आगे जाएंगे, तुम भी आगे जाओगे। डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा और 2 या 3 क्लास लगेगा, ज्यादा क्लास नहीं लगेगा डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, फिर उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन। एक क्लास लगेगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन। फिर उसके बाद हम सीखेंगे जो कंसोलिडेटेड पीएल कैसे बनाएंगे। कंसोलिडेटेड पीएल वाला क्लासेस 2 क्लास लगेगा, उसमें कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सारे के सारे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें रिवीजन करना होगा, 2 मिनट में टाइम दे रहा हूं, खुद रिवीजन करो। हो सकता है अभी भी हम क्लास मतलब स्टॉप नहीं करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को भी समझेंगे। हो गया आप लोग का रिवीजन। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ
इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि सर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है। देखो, जब एक डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स सोल्व करेगा तो उसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। आप बोलेंगे सर इसको सेल क्यों नहीं कहते। देखो, मान लो एक फैमिली में दो भाई ए बी, ठीक है। हाँ, ए का अलग बिजनेस, मतलब अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी का अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बिजनेस तो फैमिली का ना। तो ये जो बाहर आदमी को सेल करेगा उसको हम सेल बोलेंगे, बी भी जो बाहर आदमी को सेल करेगा उसको भी हम सेल बोलेंगे, क्योंकि सेल हमेशा इंडिपेंडेंट पार्टी से होता है, रिलेटेड पार्टी के बीच में सेल नहीं होता है। लेकिन कुछ गुड्स ए बी को दे दिया, कुछ गुड्स बी भी ए को दे दिया, इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, भले वो सेल्स का मतलब सेल्स के जैसे, लेकिन हम इसको सेल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या इंटर ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी हम यही समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर दिया जाएगा तो कैसे हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। चलो मेरे साथ साथ कॉपी करना शुरू कर दो। मैं जैसे ग्राफ बना रहा हूं ऐसे भी ग्राफ बनाओ। मान लो ए बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर किया। अब बोलेंगे सर बी भी ए को गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ बेटा, जरूर बी भी ए को गुड्स ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हम अभी के लिए थोड़े देर के लिए समझेंगे कि ए बी को सेल ट्रांसफर किया, तो ए ने ट्रांसफर गुड्स टू बी। बोलो, ए विल बी कॉल्ड एज सप्लाइंग डिपार्टमेंट। क्यों? कौन सप्लाई किया? ए। कौन रिसीव किया? बी। तो ए को हम बोलेंगे सप्लाइंग डिपार्टमेंट, बी को हम बोलेंगे रिसीविंग डिपार्टमेंट, इसको हम बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसको हम प्यार से आईडीटी भी बोलेंगे। आगे जाके मैं इसको प्यार से आईडीटी बोलूंगा। बोलो, किसके लिए? ये सेल तो नहीं है, लेकिन सेल के जैसा। सर ए के लिए इट इज ए रेवेन्यू। क्यों? भले वो सेल नहीं है लेकिन सेल का जैसा, इट इज लाइक सेल। तो सेल हमेशा रेवेन्यू होता है ना, तो सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए ये रेवेन्यू हो जाएगा। बोलो, किसके लिए? ये परचेज का जैसा। सर बी के लिए इट इज एक्सपेंसेस। क्यों? लाइक ए परचेज। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंसेस के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। लिखो, ग्राफ हो गया? हाँ सर हो गया। इफ ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू another department, then it is called as interdepartmental transfer. It is called as interdepartmental transfer. ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो। फॉर receiving department it is like purchase, but
फॉर सप्लाइंग डिपार्टमेंट इट इज लाइक सेल। सॉरी, रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए परचेज के जैसे, सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए सेल्स के जैसे। नेक्स्ट लिखो जर्नल एंट्री। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? इसको हम आईडीटी बोलेंगे। तो जिसके लिए ये रिसीव हुआ, मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए उसका अकाउंट्स डेबिट होगा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का अकाउंट्स क्रेडिट होगा। तो क्या होगा एंट्री? रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू सप्लाइंग डिपार्टमेंट बीइंग आईडीटी रिकॉर्डेड। आप बोलेंगे सर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एक कैसे रिकॉर्ड होगा? आप तो जर्नल एंट्री बता दिए, लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट से आप जो फॉर्मेट दिए थे वहां कैसे रिकॉर्ड होगा, थोड़ा एक बार बता दीजिए। चलो अभी हम और एक फॉर्मेट बनाते दूसरे कलर में। बोलो, ये गुड्स भेजा किसको? बी को, तो ये हो जाएगा सप्लाइंग डिपार्टमेंट, बी हो जाएगा रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट हो जाएगा बाय आईडीटी के हिसाब से, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट उसके लिए डेबिट हो जाएगा टू आईडीटी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कैन बी at cost plus मार्केट प्राइस। मैंने 100 रुपया में परचेज किया था, ट्रांसफर किया 100 रुपया में, मतलब मैंने जो भी ट्रांसफर किया अपने कॉस्ट में ट्रांसफर किया। मैंने 100 रुपया में परचेज किया था। देखो बेटा, ए ने खरीदा था कितना में? 100 में। बी को दे दिया कितना में? 100 में। ये हो गया ट्रांसफर एट कॉस्ट। ए खरीदा था 100 में, लेकिन 10%, अच्छा, ये अगर आउटसाइडर को बेचेगा तो 150 में बेचेगा, क्योंकि 150 तुम्हारा मार्केट प्राइस, 150 मार्केट प्राइस। अगर इफ ए विल सेल टू आउटसाइडर देन इट विल सेल एट 150, बट ए बी को दे दिया 10% मार्जिन रख के, तो 100 प्लस 10%। अगर 100 में ट्रांसफर करेगा इट विल बी ट्रांसफर एट कॉस्ट, इट विल बी ट्रांसफर एट ए कॉस्ट। अगर 110, क्योंकि 10% चार्ज मार्जिन रख के ट्रांसफर करेगा, तो इट विल बी ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस। 150 में ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर एट ए मार्केट प्राइस। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट में भी हो सकता है, कॉस्ट प्लस में भी हो सकता है, मार्केट प्राइस में भी हो सकता है। बस इतना था इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का कंसेप्ट। आज के क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। इंटर डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बेसिक तो रिवीजन हो जाएगा, फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।